और आज विफाकी बजट पेश किया जा रहा है। उससे पहले इस नशियात में सामने आने वाले आदाद व शुमार, नई तफसील आपके सामने रख रहे हैं हम, और साथ ही मुख्तलिफ सनतकारों से, टैक्स अमूर के माहिरीन से, माशी तजज़ियाकारों से इस खुसूसी नशियात में जियो न्यूज़ बात कर रहा है आपके जहनों में मौजूद सवालात को उनके सामने रखने के लिए और उसके जवाब तलाश करने के लिए। विफाकी बजट 17,500 अरब रुपए का हो सकता है, जो कि आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। अगले माली साल के बजट में टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए रखे जाने की उम्मीद है। कर्ज़ों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस की गई है। हमारे साथ नशियात के इस हिस्से में जो शख्सियात शामिल होंगी जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनमें माशी तजज़ियाकार मोहम्मद सुहेल हमारे साथ शामिल होंगे, और इनके अलावा मारूफ सनतकार खालिद हमीद शामिल होंगे, जबकि माहिर टैक्स अमूर अनवर काशिफ मुमताज़ भी हमारे साथ इस नशियात में शामिल होंगे, जबकि फैसलाबाद चैम्बर के सदर फ़ारूक यूसुफ शेख साहब भी हमारे साथ इस नशियात में शामिल हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद सुहेल साहब, अभी तक जो तफसील सामने आई है उसमें आपने भी कल एक बात की थी कि सुपर टैक्स के ऊपर बात हो रही है कि उसकी शरह कम की जा सकती है। उससे मुताल्लिक अभी तक क्या उम्मीद है, क्या उसके असरात होंगे अगर उसमें कोई तब्दीली की जाती है? और जो टैक्सेशन के ऊपर बहुत बात हुई है, पिछले हिस्से में भी नशियात के कई शख्सियात मौजूद थी जिन्होंने कहा कि टैक्स तो हर शख्स किसी ना किसी तरीके से अदा कर ही रहा है, लेकिन जो मईशत को डॉक्यूमेंट किया जाना था, दस्तावेजी शक्ल दी जानी चाहिए थी मईशत के एक बहुत बड़े हिस्से को, उस पर बहुत ज़्यादा खातिर का काम नहीं हो सका है। मोहम्मद सुहेल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद। देखें, जिस तरह कल भी हमारी बातचीत हुई थी, मैं उसको दोहराऊंगा कि जो 4 साल हो गए, 2024-25 का बजट बहुत सख्त था, बहुत टैक्सेस लगे। 26 का बजट कदरे कम सख्त था, पिछले साल कम टैक्सेस लगे या कहीं पे कमी भी हुई। तो इसका नतीजा ये हुआ है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट 2018 से लेकर 2023 तक 8% होता था, वो गिर के 4% हो गया है। 3 साल में सरकार ने टैक्स को दुगना कर दिया है, और खर्चे इस रफ्तार से नहीं बढ़े, इसकी वजह से जिसको हम इकोनॉमिक टर्म में कहते हैं कि एक फिस्कल स्पेस पैदा हुआ है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बजट में जो आज शाम को आने वाला है, कुछ ना कुछ मराहत या कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगी। सबसे ज्यादा जो उम्मीद है और जो सबसे ज्यादा बिजनेस कम्युनिटी को और एक आम आदमी को भी, छोटे बिजनेसमैन को भी मुतासिर करा था, वो सुपर टैक्स था। सुपर टैक्स जो है वो वन टाइम टैक्स लगाया गया था जब पाकिस्तान क्राइसिस में था, और यही बताया गया था कि जब क्राइसिस खत्म होगा तो इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो बज़ाहिर लग रहा है कि क्राइसिस अब है नहीं, स्टेबिलिटी अच्छी हो गई है, तो इसको कम होना चाहिए। पिछले साल थोड़ा सा कम किया था, आधा फीसद। अभी बात है कि 1 से 2% कम किया जाएगा। देखिए, इसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक कंपनी सुपर टैक्स देती है, फिर उसका डिविडेंड आता है, तो उसका जो ओनर है फिर वो सुपर टैक्स देता है, और जिसकी होल्डिंग कंपनीज है तो वो तो हो सकता है 2 नहीं 3 दफा सुपर टैक्स दे रही होंगी। तो अगर 1% सुपर टैक्स की बचत होती है तो उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा। दूसरी जानिब डॉक्यूमेंटेशन की देखें जुनैद, डॉक्यूमेंटेशन बेहतर हो रही है, डिजिटाइजेशन बेहतर हो रही है, मगर उसको मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। जो बड़े रिटेलर हैं वो पीओएस सिस्टम पे आ गए हैं, और आप अभी आज से 10 साल पहले आप टॉप 10 टैक्स पेयर या टॉप टैक्स पेयर की लिस्ट देखते थे तो उसमें सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे। अब रिटेल जो ग्रोसरी शॉप चलाते हैं उनके भी लोग हैं। इसी तरह आप अपना जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके रिटर्न में आप खुद देखते होंगे कि सारे क्रेडिट कार्ड्स की ट्रांजैक्शन नजर आ रही होती है। अलबत्ता ये मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि पूरा बैंकिंग सिस्टम नाजरा से कनेक्टेड है, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, प्लॉट सब है। तो इसमें मेरे ख्याल में कुछ विल का फुकदान है, और कुछ हमारा सिस्टम जो है आईटी का वो इतना एफिशिएंट नहीं है। अगर उसको एफिशिएंट बनाए तो मजीद कलेक्शन हो सकती है एफबीआर के इन्वॉल्वमेंट के बगैर। जिस तरह हम सैलरी टैक्स पे कर रहे हैं, जो बैंक पे प्रॉफिट है उस पे कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड पे है उस पे अच्छा खासा टैक्स जमा हो रहा है, और उसमें कोई एफबीआर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल में फोकस यही भी करना चाहिए कि जो डिजिटाइजेशन और नाजरा का सिस्टम है उससे ज्यादा फायदा उठाया जाए। खालिद हमीद साहब, जब सनत की बात होती है तो ये तो होता है कि सनत का पहिया चलेगा तो मुल्क की मईशत चलेगी। अब जो अभी तक मुतवक्के नंबर्स हैं उनमें तो एक्सपोर्ट्स का कहा गया कि 32.8 अरब डॉलर तवक्को की जा सकती है, ये टारगेट होगा। जो हम कहते हैं कि इम्पोर्ट लेड इकॉनमी नहीं होनी चाहिए, तो वो तो नंबर्स अभी भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अभी एप्टमा के अरशद साहब हमारे साथ थे तो उन्होंने कहा कि यानी एक्सपोर्ट्स के नंबर्स में गवाया है
इंपोर्ट हमने 2-3 अरब डॉलर बढ़ा ली, वो अब जो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं उनमें भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि वो अगर अभी 60, 62, 63 अरब डॉलर है तो वो 70 अरब डॉलर से भी ऊपर चली जाएगी। तो ये तो बिगाड़ वहीं का वहीं नहीं रहेगा खालिद हमीद साहब? जी बिल्कुल जुनेद, आपने सही इंडिकेशन दी है, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है ना दैट इज फिर एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से, और एज ए एग्रीकल्चर फार्मर भी है, और मैं कॉटन भी ग्रो करता हूँ। बेसिकली पाकिस्तान की जो सनत है, जो इंडस्ट्री है, दैट इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। तो जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है पाकिस्तान की, जो रिवाइवल है पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स का, वो दैट इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। और जो एग्रीकल्चर के ऊपर हमेशा जितने भी बजट्स हमने देखे हैं वहां पर उसकी लीस्ट प्रायोरिटी होती है। अगर आप देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें, उसकी बेस जो है दैट इज कॉटन है। तो कॉटन की फिगर जो पिछले साल जो है अगर 7 मिलियन बेल्स अगर हुई हैं तो वहां पर 2.68 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट हुई। वेयर एज अगर इस साल अगर हम 2025-26 को देखें तो जो कॉटन का फार्मर है उसके लिए कोई टाइमली इंसेंटिव्स जो है वो अनाउंस नहीं किए गए, जिसकी वजह से इस दफा पंजाब में 2.5 मिलियन एकड़ के ऊपर कॉटन लगी हुई है, और इसी तरीके से तकरीबन 1 मिलियन एकड़ जो है दैट इज ऑन सिंध प्रोविंस है। तो टोटल जो है 3.5 मिलियन एकड़ है, जो कि पीक जो होती थी कॉटन की दैट वाज अबव 7 मिलियन एकड़। सो 50% हमारी कास्ट हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी 50% हो गई। हम 22 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार ले रहे थे कॉटन की, जो कि इस वक्त लास्ट ईयर जो है वो 11.5 मन फी एकड़ हो गई। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां से लेगी? अगर हम यही सोचेंगे कि हमने इंपोर्ट जो है वो बिलियन डॉलर्स जो है 2.68 बिलियन डॉलर, जो अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले साल इंपोर्ट हुई है। तो जिस तरह के हमारे जो ये इंटरनेशनल हालात हैं, तो हमें इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के ऊपर मेन फोकस होना चाहिए। तो हमारा जो कॉटन है, तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा कि इस बजट में कॉटन के ऊपर कोई खातर ख्वाह मैयर्स लिए गए हों। दूसरी चीज राइस है। तो राइस के ऊपर अगर हम देखें तो राइस का लास्ट ईयर की लोगों के पास कमोडिटी पड़ी हुई है, राइस की एक्सपोर्ट पॉलिसी की वाज़ेह नहीं है। सिंध प्रोविंस में हाइब्रिड राइस जो है वो इस वक्त लगा हुआ है, और लोगों के पास मिलियन टन जो है वो स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो तकरीबन 94 रुपीज पर केजी जो है वो राइस मिल्स की प्रोडक्शन कास्ट थी, जबकि जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो 88 रुपीज है इस वक्त चल रही है। तो अगर ये रेशो आएगी तो डेफिनेटली है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जो है वो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड है, और जब तक एग्री बेस्ड के ऊपर जो बजट है, आप बजट की आज फिगर्स देख लें, वहां पर आपको नजर आएगा कि जी जो कल मोटी मोटी लाइन चल रही थी कि जो आबी वसाइल है उसके ऊपर सिर्फ 100 अरब रुपया रखा गया है। तो इस वक्त पाकिस्तान की ज़राअत को सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा चैलेंज है, वो पानी का है। तो अगर सिर्फ 100 अरब रुपया, जो कि 1 बिलियन डॉलर भी नहीं बनता, और वो रखा जाएगा, उसमें डैम भी बनने हैं, उसमें जो कैनाल्स हैं उसको भी पक्की होना है, उसमें खालों को भी पक्की होना है, उसमें बहुत सारे पानी के ऊपर काम करने वाले हैं। तो 100 अरब रुपए का जो बजट है वो आटे में नमक के बराबर है। तो अगर हम कहते हैं कि जी हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं, तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होने के नाते से हमें एग्रीकल्चर के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करनी चाहिए। सो नंबर 1 इज इसकी जो वाटर है, नंबर 2 इज इसकी एग्रीकल्चर रिसर्च। हमारे पास एग्रीकल्चर रिसर्च का बजट जो है वो ना होने के बराबर है। बहुत सारे अदारे जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी, जिसको CCRA कहते हैं, सेंट्रल कॉटन कमेटी, वो 1 दहाई से बंद पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर के कॉटन की वैरायटीज के ऊपर काम नहीं हुआ क्योंकि उनको सैलरीज नहीं दी गई। तो जब एक अदारा बंद हो तो डेफिनेटली वहां पर रिसर्च कहां पर जाएगी? तो एग्रीकल्चर रिसर्च हमारी जो है वो बहुत ही पुअर है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक बजट और टारगेट ओरिएंटेड जो चीजें हैं वो नहीं हो रही। दूसरी चीज है टेक्नोलॉजी। पूरी दुनिया जो है वो मैकेनाइजेशन के ऊपर चली गई है, और हम अभी तक अपने पुराने जो रवायती तरीके हैं एग्रीकल्चर के उनके ऊपर कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के ऊपर जब तक इस बजट में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के ऊपर कितना पैसा रखा गया है, ये चंद 100 अरब के साथ ये चीजें ठीक नहीं हो सकती।
तो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के ऊपर भी हमें फिगर्स का पता नहीं है कि कितनी फिगर्स हैं। देन उसके बाद वैल्यू एडिशन है। इस वक्त जो फार्मर का सबसे बड़ा मसला है कि उसकी मार्केटिंग, जब उगा लेता है तो उगाने के बाद उसको पैसे नहीं मिलते। लाइक पोटैटो है, पोटैटो हमारा सेंट्रल एशियन स्टेट्स में सारा एक्सपोर्ट हो रहा था जी। लेकिन पोटैटो इस दफा पोटैटो का फार्मर जो है वो रोल गया, उसको उसकी कॉस्ट नहीं मिली। राइस का फार्मर रोल गया, उसको उसकी कॉस्ट नहीं मिली। कॉटन जो है, कॉटन का पिछले कई सालों से कॉटन का फार्मर जो है वो बिल्कुल बेबस है क्योंकि उसकी कॉटन की प्राइस नहीं मिल रही। तो वैल्यू एडिशन जो है, जब तक हम वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करेगी, पैकेज नहीं देगी, तो हम एग्रीकल्चर की जो बेस है उसको बेहतर नहीं कर सकते। ओके सुहेल साहब, ये जो नंबर्स बता रहे हैं जी, मेरा ख्याल है कि ये हमारा सेशन रहेगा तो इसमें और भी चीजें हैं जो कि हम इसको डेफिनेटली बिल्कुल आप बताइएगा। सुहेल साहब, जो नंबर्स बता रहे हैं खालिद साहब, वो मैच कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे में जो हालात बताए गए हैं कि अहम फसलों की ग्रोथ का टारगेट रखा क्या गया था, वो तो कहते हैं 7% से भी ऊपर लेके जाना है, वो 0.65% रहा है। इस कदर बुरे हालात सामने आए हैं। तो जो हमारे पास वसाइल और तरीक़ेकार मौजूद हैं उनको हम तबाह कर रहे हैं, वो हमारे सामने तबाह हो रहे हैं, और जो चीज़ें अभी हमारे हाथ में नहीं हैं उनके पीछे हम भाग रहे हैं। तो पाकिस्तान की मैशत तो इस तरह से चल रही है। पूरी दुनिया में बहुत से लोग जब सफ़र करते हैं वो ये बात बता सकते हैं कि वहाँ के लोगों से अगर पूछें तो वो ख़ास जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं फलों और सब्जियों में, वो उनकी तारीफ़ करते हैं और उनको दूसरे मुल्कों से आने वाले सामान से बेहतर समझते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर दफ़ा वही रिपोर्ट आती है कि ये फसल भी कमी का शिकार हो गई, ये फसल भी तबाही का शिकार हो गई। अमेरिका में ही लोग वहाँ पर किसी भी मौके पर सुहेल साहब मेक्सिको या डोमिनिक रिपब्लिक के आम की जगह पाकिस्तान का आम ख़रीदने के लिए दुगने पैसे देने को तैयार होंगे अगर वो उन्हें दस्तयाब हो, अगर यहाँ से हम एक्सपोर्ट करें और सही तरीके से एक्सपोर्ट करें, उससे सही मुनाफा कमा सकें। अच्छा देखें, अब दो चीज़ें हैं, एक है पिक एंड चूज और एक है ओवरऑल। देखिए ओवरऑल जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है वो कम रही है, आई थिंक 3% के करीब है, 2-2.5% के करीब रही है, जो पिछले 5 साल या 10 साल की ग्रोथ से कम रही है। और अगर जो पोटेंशियल देखें उस हिसाब से भी कम रही है। अब ये है कि इसमें अगर कॉटन में गिरावट आई है तो शुगर केन में बेहतरी आई होगी, और राइस इफेक्ट हुआ है तो कोई, क्योंकि ये ओवरऑल एग्री ग्रोथ जो है वो 2 से 3% बढ़ी है, जो पोटेंशियल से कम है। दूसरी जानिब देखें, अब आपको पता है पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है शुगर मैन्युफैक्चरर का। पार्लियामेंट में भी आप देख लें उनकी मेजॉरिटी है या उनका सपोर्ट बहुत होता है। तो हाँ, ओवर द ईयर अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि कॉटन की पैदावार कम होती जा रही है और शुगर केन जो है गन्ना, उसकी पैदावार बढ़ रही है, और दो गन्ना ज़्यादा पानी भी लेता है। तो ये अलमिया पाकिस्तान में रहा है कि वो पॉलिसीज़ बनती हैं जो कुछ सेगमेंट को जिनका इन्फ्लुएंस होता है उसको सपोर्ट करती हैं। तीसरा देखिए, मैंने आपको जो कहा था कि 2023 में पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब था, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे, फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई था। तो ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स हुकूमत ने ना इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ना एग्रीकल्चर को किया, क्योंकि उसके पास ताकत ही नहीं थी और एक IMF का सख्त प्रोग्राम चल रहा था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी चूंकि फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान का आधा हो गया है, 900 अरब रुपया सूबों ने सरकार को, फेडरल गवर्नमेंट को देने का वादा किया है। तेल की कीमतें 120 हो गई थी 70 से, अब आज की तारीख में 84-85 हो गई हैं। तो फिस्कल स्पेस है, मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ ना कुछ हुकूमत एग्रीकल्चर के लिए भी सपोर्ट करेगी, और इसकी वजह से शायद वो सेक्टर जो पिछले 2-3 साल से अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर सका, वो शायद उसमें रिकवरी देखी जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में शाम तक हमें इंतज़ार करना चाहिए कि हुकूमत जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जो मैंने बताया सुपर टैक्स वगैरह, सैलरी क्लास को, हो सकता है कि एग्रीकल्चर को भी कुछ सपोर्ट करे। ऑल्दो इसमें कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, जैसे आपको पता है यूरिया फर्टिलाइजर, DAP फर्टिलाइजर दुनिया में बहुत महंगा हो गया है बिकॉज ऑफ ये जो हुर्मुज़ का जो ब्लॉकेड है। अगर दुआ करेंगे अगर ये मसला हल हो जाता है तो हो सकता है कि एक्सटर्नल हालात भी पाकिस्तान के फेवर में आ जाएं, तो एक एक्सटर्नल हेल्प भी एग्रीकल्चर को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल हमारे साथ शामिल थे। खालिद मीर साहब, जो आपने कपास की बात की है अब के 22 मनफी एकड़ से कम होकर वो 11 मनफी एकड़ रह गई है, उसकी तरफ सुहेल साहब ने भी इशारा किया। ये जो आदादुशुमार है इसकी आपने तफसील पेश की है। यहाँ पे हम किसी भी टेक्सटाइल ऑनर से बात करते हैं तो वो तो बड़ी फ़ख्र से बताते हैं कि ये जी हम जो चीज़ें बनाते हैं तो इसमें इम्पोर्टेड
मटेरियल इस्तेमाल होता है, लोकल तो होता ही नहीं इस्तेमाल। खालिद साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। कॉटन में जो गिरावट आई है, तो बेसिकली ये एक ट्रू फिगर्स हैं कि 11.5 मन के ऊपर हम आ गए हैं। ठीक है, इसकी जो बेसिक वजह यही है कि मौसमी हालात थे वो एक बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए हमारी रिसर्च रेडी ही नहीं थी। हमारे पास ऐसा बीज ही नहीं था कि जो क्लाइमेट चेंज के मुताबिक अपने हम पैदावार हासिल कर सकते। हमारे पास वही जो पुराने सीड्स थे उसी के मुताबिक जो है हम उगा रहे थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमारी जो कपास है उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से जो पैदावार जो है हमारी वो 50% तक गिर गई। लेकिन अभी तक इसके बावजूद, ये 2 साल पहले इसके ऊपर काम हुआ है, उसके ऊपर नेशनल सीड अथॉरिटी भी बनी है जिसके ऊपर काम हुआ है, लेकिन उसमें जो फुकदान है इस वक्त वो इम्प्लीमेंटेशन का है। क्योंकि हमारी जो है हम मीटिंग्स बहुत ज्यादा करते हैं, बजट में उसके लिए बजट के लिए पैसा भी नहीं होता, लेकिन असल चीज इम्प्लीमेंटेशन है कि हम इम्प्लीमेंटेशन में बहुत। खालिद हमीद साहब, आपसे दीगर शख्सियात से बात जारी रहेगी। मोहम्मद सुहेल साहब, आपका शुक्रिया।